वेलकम टू स्टडी पाठशाला। सत श्री अकाल सारे नु। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपकी पंजाब पीसीएस की प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है। आज की इस क्लास के अंदर हमारा फोकस होगा नेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर या इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, क्योंकि 2020 का जो पंजाब पीसीएस का एग्जाम था वो काफी करंट ओरिएंटेड था। और आज हम इस क्लास को इस एक खास तरीके से करेंगे। हम बेसिकली पुराने पेपर को एनालाइज करते हुए, उस थीम को आइडेंटिफाई करते हुए, उस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं करंट अफेयर्स के रूप में, वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। साथ में जो करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे कलेक्ट कर सकते हो। बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने वहाँ पे अपलोड किया है एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर डॉक्यूमेंट्स, जिससे आपकी पंजाब पीसीएस की प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी। सो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हमारा जो प्राइम फोकस है, कि हमने बताया था कि पहले हम एक पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे और खास तौर पर हम यहाँ पे जो पीसीएस 2020 में एग्जाम हुआ था वो एक रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो 2018 में पेपर हुआ था उससे बहुत बड़ा एक ट्रांजिशनल शिफ्ट था 2020 के एग्जाम में। मतलब पैटर्न काफी चेंज हुआ, रिवाइज किया गया। और कहीं ना कहीं 2025 का जो एग्जाम होगा इससे काफी मिलता जुलता होगा, क्योंकि 20 का जो पेपर था उसका जो लेवल था वो काफी लिफ्ट अप हो गया था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। और आप ये मत सोचना कि भाई यूपीएससी से आसान आता है या ऐसा होता है वैसा होता है, उस डिबेट में हमें पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे जो लेवल था वो वाकई बहुत टेस्टिंग लेवल था, तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। और बेस्ट तरीका ये है कि हम जो सवाल पूछे गए थे वहां से चीजों को एनालाइज करें और करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए चले। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो फ्री, लेकिन इन्होंने सवाल भी ये पूछा था कि कौन से कंट्रीज हैं जहां पे पोलियो अभी भी है। तो बेसिकली इसका आंसर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। मतलब आप यहाँ पे देखिए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो है ये अभी भी प्रिविलेंट था, 2020 की बात हो रही है। और ये करंट अफेयर्स अब दोबारा तो रिपीट होंगे नहीं, लेकिन जो आज की डेट में करंट डेवलपमेंट्स है जिन पे हमारा प्राइम फोकस है और जो हम सीखने के लिए बैठे हैं, कि ऐसी कौन सी ऐसी बीमारी है जो भी न्यूज में चल रही है, और साथ में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वो डिजीज फ्री डिक्लेयर किया गया है। तो आप प्राइमरीली फोकस लेके चलिए कि देखो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे मलेरिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हमें दी है। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। अब ये सभी याद रखने आपको। सरीनेम जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफाई किया जून 2025 में, जॉर्जिया को जुलाई 2025 में, इजिप्ट अक्टूबर 2024 से ही मलेरिया फ्री हो चुका है, और कैबो वर्डे ये जनवरी 2024 में मलेरिया फ्री हुआ था। वहीं इसके साथ ताजिकिस्तान, अजरबैजान, बेलीजे, तेमोर, ये वो कंट्रीज हैं जिनको पिछले 2 सालों के अंदर मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये कुछ गिने चुने 7-8 कंट्रीज हैं जिसके बारे में हम याद रख के प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। देखिए डिजीज रिलेटेड सवाल पीसीएस पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आप कंटेम्प्रेरी पूछ ले, मतलब जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, या वो पूछ सकता है आपके बेसिक साइंसेस से भी, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होता है वो होता है। तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं उसको लेके, कौन से देश को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, अगले सवाल को आप देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन बेसिकली डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब अगेन मैं कह रहा हूं, अब अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, ये भी 2020 का ही सवाल, हमने सारे क्वेश्चन 2020 के उठाए हैं अभी। ये आप देखिए डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जीन एडिटिंग हो गया, डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, ये काफी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। और आपकी प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी है। मतलब अगर हम बेसिक साइंसेस भी पढ़ेंगे और बेसिक साइंस के अंदर जो सवाल होगा वो इंफॉर्मेशन आपको प्रिसाइजली पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। एक तो इन्होंने कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स को लिंक किया, साथ में बेसिक साइंसेस से जुड़ी हुई बात भी पूछ ली भी, डीएनए इज मेड अप ऑफ 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये सवाल पूछा है, 26 पेयर्स तो होते नहीं है, कितने पेयर्स होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। डिटेल हम यहाँ पे देख ही लेंगे। और डाउट जो है इसी सेकंड स्टेटमेंट पे डाउट आया है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। 26 पेयर नहीं होते हैं, 46 बेसिकली आप काउंट करते हो, लेकिन 26 पेयर नहीं होते, जो पेयर होते हैं वो कम होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर और जो पॉइंट देखिए,
तो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये कह रही है कि अंडर द बिल डीएनए प्रोफाइलिंग इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल मैटर। देखो एक बात समझना, सवाल जब भी करो जो ओनली आ जाने तो आपके दिमाग में एकदम से स्टार आ जाना चाहिए कि क्या सिर्फ क्रिमिनल मैटर में ही हम डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करेंगे और किसी मामले में नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पैटर्निटी मतलब पहले पढ़ाया था, पैटर्निटी जो है टेस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि फादर कौन है, मदर कौन है। कई बार ऐसे होता है ना, बच्चे जो है वो उनको पता नहीं होता कि उनके फादर कौन है। अब जैसे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के केस में जो है ये करवाया गया था, पैटर्निटी टेस्ट कोर्ट ने करवाया था, तो उसके अंदर भी उन्होंने डीएनए मैच किया, बाद में पता लगा कि हाँ यही जो है वो उस पॉलिटिकल लीडर का बेटा है। तो इसीलिए ओनली जहां पे आ जाए, एक तो आपका दिमाग टनक जाना चाहिए और ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कंसिडरिंग दिस 1 and 3 दे आर राइट, और ये कंटेम्प्रेरी बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो कई लोग कहेंगे कि भाई क्या ये सवाल रिपीट होंगे? मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। लेकिन आपको एक हाई प्रोबेबल एरिया पता चल रहा है जहां पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मतलब डीएनए जैसे टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई बात जो हमें समझनी है, इस क्वेश्चन का आंसर तो सी हो जाता है। और आज की डेट में जो रेलेवेंट पॉइंट चल रहे हैं, रेलेवेंट पॉइंट ये चल रहे हैं भाई, देखो ये है लेटेस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो हमें यहाँ पे याद रखना है हमारे 2025 के एग्जाम के लिए। सो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, उसके अंदर जीन एडिटिंग के अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसे क्रिस्पर कैस9 बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम जैसे आप लिखेंगे, फुल फॉर्म के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक बार इंटरनेट पे जाके फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। तो इसका पूरा जो टेक्नोलॉजी का यूनिट होता है दैट इज क्रिस्पर कैस9। अब ये जो कैस9 साइड में ऐड किया गया है, ये बेसिकली आपका एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और इस प्रोटीन का इस्तेमाल क्या करते हो? इसका इस्तेमाल किया जाता है एज मोलिक्यूलर सीजर, कैंची होती है ना, तो मोलिक्यूलर सीजर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस प्रोटीन को, कैस9 प्रोटीन को, जब आप किसी डीएनए के कंपोनेंट पे डालेंगे, जैसे वेल्डिंग करने के लिए नहीं होता, मशीनें होती हैं वेल्डिंग वाली, तो ये वो वेल्डिंग वाला मटेरियल है। मतलब दो पार्ट को जोड़ना है, तोड़ना है, वो आप कैस9 से करोगे। ये है वो कैंची जिससे जो है आपके डीएनए में कटाई भी होगी। आपको मान लो डीएनए में किसी कंपोनेंट को ऐड करना है, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, बाइंडिंग भी होगा, वो सभी कुछ इस क्रिस्पर कैस9, कैस9 इज अ प्रोटीन, मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं जिसे, उस तरीके से किया जाता है। देखो ये याद रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज यूपीएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं इस कैस9 के ऊपर, और फ्रॉम यू कैन से आर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें याद रखना है। अब ठीक है, अब इसके अंदर और सारी बातें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आप याद रखेंगे। देखिए इस क्रिस्पर कैस9 की जो जीन एडिटिंग थेरेपी है या टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, खासकर उन ब्लड डिसऑर्डर्स को जो जेनेटिक नेचर में होते हैं, ठीक है, खून की बीमारियां होती हैं और वहां पे जो है उनको ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक इलाज होता है, देखो सिकल सेल डिजीज बोली जाती है, क्लियर। सिकल सेल डिजीज में बेसिकली होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और जिस वजह से आरबीसीज जो हैं वो शेप चेंज करते हैं और सिकल की शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं इसे, और उसके बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है और उस व्यक्ति की बेसिकली ओवर द टाइम जो है हालत खराब होती है एंड फाइनली फिर डेथ भी हो जाती है। तो ये पॉइंट समझना है। अब देखो इस लेवल की जो है ये जेनेटिक बीमारी है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी। यूके ने इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया है इस सिकल सेल डिजीज को ठीक करने के लिए। क्लियर, ये याद रखना एडिशनल पॉइंट, एक तो कंट्री याद रखना किसने अप्रूव किया है, और सिकल सेल डिजीज जो मैंने बता दी आपको कि आपके आरबीसीज की शेप चेंज हो जाएगी, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पे जो एक याद रखने वाली चीज है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं, इसका इस्तेमाल जो है डायग्नोस्टिक्स में किया जाता है, और इसकी हेल्प से होता गया है कि आप बीमारी के बारे में जल्दी पता लगा सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है वो डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर भी ये डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी ये पॉइंट्स याद रखने, ऑल दिस इज करंट अफेयर्स रिलेटेड। क्लियर। देन देखिए जीन थेरेपी की एक और एप्लीकेशन है कि आप जो ब्लाइंडनेस है उसको क्योर कर सकते हो इससे,
हेमोफीलिया, उसको भी इसमें जो है क्योर किया जा सकता है। ये दो और बीमारियां हैं, ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। तो कई जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जन्म से ही उनको नहीं दिखता, तो बेसिकली दैट इज अगेन अ डिसऑर्डर। ठीक है, अभी रेटिना डेवलप नहीं हुआ या कोई और आई का पार्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ, उस वजह से उनको नहीं दिखता। तो यहाँ जो जो जीन थेरेपी होती है इस ब्लाइंडनेस को ठीक करने में हेल्प कर सकती है, साथ में हेमोफीलिया उसको भी ये ठीक करने में हेल्प कर सकती है। तो ये इसकी जो है यूजेज है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमें ऐड करना होगा, देखिए बायोडिग्रेडेबल लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जीन एडिटिंग, जेनेटिक जो है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, और साथ में आप नैनो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये दोनों आइडियाज क्लब भी हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग जो है वो एक तरीके से एक बायोटेक की ही ब्रांच बोली जाती है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो का मतलब नैनो स्केल पे, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्लियर? तो जब आप किसी पार्टिकल बहुत छोटे स्टेज पे ले जाते हो तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाता है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमारे लिए यूजफुल हो जाती हैं। जब वो पार्टिकल बड़ा होगा तब वो हमारे लिए उतना काम का नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे नैनो स्केल पे लेके जाओगे, बहुत ही छोटा कर दोगे, बहुत फाइन करोगे, तो उसमें ऐसी क्वालिटीज, ऐसी प्रॉपर्टीज दिखती हैं जो हमारे काम आती हैं। तो वो मतलब इतना छोटा हो जाता है कि डायरेक्टली आप दवाई उस पार्टिकल पे लगा के एक एक बॉडी के सेल तक पहुंचा सकते हो, बाकी दूसरे सेल्स को परेशान किए बगैर। तो वो यहाँ पे उसका इस्तेमाल है। तो अब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल लिपिड हम बना सकते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसको जोड़ करके आप यहाँ पे mRNA तक वो उसे पहुंचा सकते हो, और क्रिस्पर की थेरेपीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्लब हो रही है बातें। अब देखो, क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होगा तो मैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता हूँ, मैं इनमें से मल्टीपल स्टेटमेंट्स को क्लब कर सकता हूँ, और उस क्लब करके इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्लियर? जैसा यहाँ पे पूछा गया था, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स थी ना, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। किसी भी इसमें से स्टेटमेंट्स को पिक करूंगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, समझ गए आप ये? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, उस टाइम पे, ये है 2020 का जो पीसीएस 2020 का सवाल है ना ये, तो उस टाइम पे यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया था कि जीआईएस एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोला जाता है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल उन्होंने पॉइंट आउट किया है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या कह रहे हैं कि भाई, ये कह रहे हैं कि द प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ओवर साउथ इंडिया। अच्छा, अब देखो सिर्फ एक रीजन में नहीं होगा, ये अक्रॉस इंडिया जो है इन्होंने लगाया था। क्लियर? तो ये सबसे पहली चीज समझनी है, अक्रॉस इंडिया था इसलिए गलत हो गई। दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो लैंड पूलिंग करके, लैंड साथ में लाके हम जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए, आपको जमीन तो चाहिए, और उसके लिए जो है आप इसको पैन इंडिया में लगाना चाहते थे, है ना? तो ये सिर्फ एक ये साउथ इंडिया का नहीं था, पूरे इंडिया का था। बी इसका सही आंसर है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। देखो ये एज इट इज रिपीट नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे हमें जो काम की चीज पढ़नी है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई इतने सालों में, लास्ट 2 इयर्स के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या एफर्ट किया गया है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखिए। तो एक तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आया है 2025 में। अच्छा, इसके लिए जो अमाउंट दिया गया है दैट इज 2817 करोड़। और क्या किया जा रहा है, इट एम्स टू बिल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जिसको नाम दिया गया है एग्री स्टैक। क्लियर? फार्मर को फैसिलिटेट करने के लिए डेटाबेस जो है वो एक जगह पहुंच जाए, उसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर एग्री स्टैक बनाया गया है। दैट इज वन पॉइंट जो आपको याद रखना है। क्लियर? ये स्मार्ट फार्मिंग जो है उसको एनकरेज करेगा, साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है? बेसिकली स्मार्ट मशीन होंगी, तो ये मशीन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करेंगी। बेसिकली इंटरनेट से चलेंगी ये स्कीम है, ये पूरी की पूरी जो मशीन्स हैं। ओके, और इंटरनेट ऑपरेटेड होंगी, और अच्छे से जो है ये, मतलब आप देखेंगे कि जितना अप्रोप्रिएट इसके अंदर फर्टिलाइजर चाहिए उतना ये डालेंगी। फिर आपका, मैंने बताया था सोयल हेल्थ कार्ड बनेगा, है ना? वो सोयल हेल्थ कार्ड भी हम लोग डिजिटल बना रहे हैं, और वो भी डाटा हमारे पास होगा। तो उस डाटा के बेस पे कि जमीन की हालत क्या है, जमीन में जो है किस पर्टिकुलर मिनरल, माइक्रो मिनरल, मैक्रो मिनरल की कमी है, उसके बेस पे डिसाइड करके वो ऑटोमेटेडली अपने आप ही वो चीज कर लेगा। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है चलाया है, जिसके अंदर एग्री स्टैक बनाया जा रहा है।
साथ में वेदर मॉनिटरिंग को भी यहाँ पे लिंक किया गया है। डिजिटल एडवाइजरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फार्मर तक, क्लियर, कि किस तरीके से वो अपनी फसल को और बेसिकली पैदावार उसकी बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके का फर्टिलाइजर डालना चाहिए, वो सारी एडिशनल जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। देन आप देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि, तो गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सपैंड कर दिया है। तो इसके अंडर क्या पॉइंट क्या दिया जाता है, तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 6,000 पर साल दिए जाते थे डायरेक्टली टू द एलिजिबल फार्मर, और उनके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचते थे। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भी यहाँ पे एक तो इसको लैंड रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, साथ में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। ठीक है, वो भी इसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर के लिए मिशन है दैट इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अच्छा, अब इसको नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। आइडिया ये है कि आप इसमें सब्सिडाइज्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो यूज करेंगे, और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लाई जाएंगी। साथ में ट्रेनिंग भी दी जाएगी विद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर, और एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सारे कंपोनेंट्स नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का कंपोनेंट है, इसका पार्ट है। अब नेक्स्ट जो एफर्ट किया जा रहा है दैट इज क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम का आइडिया ये है कि प्लांट को कैसे डिजीज फ्री बनाना है, क्लियर। भी हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हमारे फल फ्रूट होते हैं उसके अंदर प्लांट को डिजीज फ्री रखने के लिए अलग से 1765 करोड़ 1765 करोड़ इसको अप्रूव किया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो जो भी फल फ्रूट की जो पैदावार होती है, खेती होती है, वो क्लाइमेट रेजिलियंट रहे और यील्ड भी अच्छी आ जाए, है ना। तो उसके लिए जो है क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, डिजीज फ्री रखना चाहते हैं, भी कोई कीड़ा वगैरह ना लगे प्लांट को, उसके लिए ये एफर्ट आ रहा है। देन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। अब देखो एडिबल ऑयल की प्रॉब्लम क्या है कि भाई इंडिया जो है वो मेजर इंपोर्टर है, और हम बड़े स्केल पे एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है भाई, हमारा जो मतलब आपके यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि डॉलर में पे करना पड़ेगा ना, जबरदस्ती आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आपके यहाँ बन मिल नहीं रहा। तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको इम्पैक्ट करता है ये, और इसलिए हमें जो है ये एडिबल ऑयल जो तलने वलने के लिए इस्तेमाल होता है वो बकायदा हमें इंडिया में ही उगाना है। तो उसको लेकर सरकार का इनिशिएटिव है और ये बहुत जरूरी है। मतलब आप कोई भी चीज पकोड़े तल रहे हो उसके लिए भी तेल चाहिए, और पता लग रहा है कि आपका जो तेल है वो आप इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ये अनाउंस किया गया है। अच्छा, इसके अंदर फोकस क्या है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करोगे ऑयल सीड्स का, ताकि जो आपका एडिबल ऑयल इंपोर्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके। और आइडिया यही है कि हम सेल्फ रिलायंस अचीव करेंगे बाय 2031। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया में बिगेस्ट इंपोर्टर कौन है एडिबल ऑयल का? ठीक, और साथ में आपको बताना है कि बिगेस्ट यू कैन से प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, कौन से देश में सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल जो है वो पैदा होता है, और कौन से कंट्री में अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आप मुझे दीजिए, ठीक है, ये जरूरी है, और आप अचंभित हो जाएंगे इन दो सवालों का इस्तेमाल करके। मतलब अगर आप ढूंढेंगे तो वाकई आपके लिए लर्निंग जो है एक्सपीरियंस होगा, इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू। तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलेंगे आगे। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो अनाउंस किया गया है, ताकि स्टोरेज जो है वो फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकें। देखो इंडिया के अंदर मैं आपको एक डाटा देता हूँ। एक डाटा ये कहता है कि हर साल हमारे यहाँ पे तकरीबन 80,000 करोड़ का हमारा जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे हम लोग खाना वेस्ट करते हैं, और वो इसलिए होता है, फूड प्रोडक्ट वेस्ट इसलिए होता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोल्ड चेन जो होती है वो हमारे पास नहीं है। जितनी हमारे यहाँ पैदावार है उस हिसाब से बहुत ज्यादा हमारे पास ये फैसिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए इस काम को फैसिलिटेट करने के लिए एक एफर्ट आया है दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, कंसेशनल लोन दिए जाएंगे 2 करोड़ रुपए तक के। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का प्लांट लगाना चाहता है तो उसको 2 करोड़ तक का जो लोन है वो काफी कंसेशन के ऊपर सरकार जो है वो देगी। फिर आप देखिए तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस ये भी आ गया है। देखो 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं ताकि हम पल्सेस, अच्छा सारी पल्सेस में नहीं, तूर उड़द और मसूर, आने वाले 6 सालों के अंदर एटलीस्ट हम जो है तूर
उड़द और मसूर की दाल जो होती है उसके अंदर हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेंगे। क्लियर हो गया याद? देन हॉर्टिकल्चर प्रमोशन स्कीम आ रही है, अ न्यू 500 करोड़ प्रोग्राम फॉर 2025-26। और आइडिया ये है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन को सपोर्ट करोगे और सप्लाई चेन को दुरुस्त करोगे, ठीक है, ताकि वेस्टेज वगैरह कम किया जा सके। तो हॉर्टिकल्चर प्रमोशन स्कीम 500 करोड़ दिए गए हैं उसके लिए। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, इसको एनहांस किया जाएगा। लोन लिमिट जो है इस पे बढ़ा दी गई है, 3 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि किसान जो है 5 लाख तक का इजीली उनको जो भी क्रेडिट चाहिए वो मिल सके यहाँ पे। क्लियर? तो ये याद रखना, ये लिमिट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, अब ये इंक्रीज करके 5 लाख कर दी गई है। देन अलाइड सेक्टर मिशन हैं, बेसिकली आप देखिए कि सिर्फ फार्मिंग ही तो नहीं होती, फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं। तो जैसे डेयरी है, तो इसके लिए जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है उसे रिवाइज किया गया है। और साथ में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको भी बजट दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और साथ में जो है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इसके रिवीजन पे इसको और बेटर बनाने के लिए काम किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम आ रहा है, और साथ में आ रहा है एग्री श्योर फंड और कार्बन मार्केट। तो ये नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, कार्बन मार्केट, एग्री श्योर फंड और नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। क्या काम करेंगे? बेसिकली जो स्टार्टअप्स यहाँ पे इस फील्ड में काम करना चाहती हैं उनके लिए ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म टाइप होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली फार्मर को नहीं दे रहे हैं, बेसिकली उन स्टार्टअप्स को दे रहे हैं जो एग्री सेक्टर के अंदर काम करना चाहती हैं, ताकि वो सॉल्यूशंस देना, किसानों की जिंदगियों को इम्प्रूव करें। वो स्टार्टअप्स जाएंगी, वो वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च करेंगी और उसमें से जो है दे विल बी एबल टू कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और यही आपको यहाँ पे लेके चलना है। अच्छा, अब अगले सवाल पे देखिए आप, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 टॉकिंग अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि प्रतीक्षा इन इंडिया इज द फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट। ओके, तो वाकई मतलब आप देखिए कि क्या ये फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस है, ठीक है, और इसको क्या केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ना? तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्चुअली। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, पीसीएस ने क्या पूछा, पीसीएस ने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो जल्दबाजी में इसे करेंगे और गलत कर देंगे। अब हमें जो है ये चीज अवॉइड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट, तो हमारा ये आंसर तो होगा ही नहीं। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट एम्स टू सेव एंडेंजर्ड इंडियन मैकरेल एंड ओलिव रिडले टर्टल फ्रॉम पोचर्स ऑन द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल केयर देगी। और इसके अंदर क्या अरेंजमेंट है? एम्बुलेंस इज डिजाइन टू प्रोवाइड क्रिटिकल केयर टू 5 पर्सन एट अ टाइम एंड हैज बेड्स फॉर 10 अदर्स, ओके। और पैरामेडिकल स्टाफ उनके लिए इसमें अरेंजमेंट है। एंड ये एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज को बचाने के लिए नहीं है, सिंपल सी बात है, इसीलिए गलत हो जाती है स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये कभी कभी इस तरीके के घुमावदार सवाल किए जाते हैं, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो बिल्कुल सही थी, है ना, कि ये प्रतीक्षा जो है इसे लॉन्च किया गया है। मतलब बेसिकली आइडिया यही है कि फिशरमैन जो है उनकी जान को खतरा होता है और उनको बचाने के लिए ये एम्बुलेंस काम आएगी। क्लियर? अब ये हमने देख लिया, तो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे। एक है कि आप जो है मरीन लाइफ को कंजर्व करना है, और एक तो ये डोमेन आ गया स्पीशीज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये पकड़ लिया हमने, मान लीजिए इसका सेकंड आंसर नहीं था, बट स्टिल हमें तो एरिया आइडेंटिफाई करना है ना। तो अब देखो ये इस साल में क्या क्या किया गया है। तो देखिए, मैरीटाइम जो स्पीशीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हाई सीज प्रोटेक्शन, ये एक एग्रीमेंट है जो हमने कंक्लूड किया है। तो इंडिया ज्वाइंड यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है, ताकि हम अपने यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो डिजाइन कर सकें हाई सीज के अंदर, और कंडक्ट करेंगे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, वो सारी चीजें। अब इसके अंदर देखो गोल क्या है इसके। तो दिस स्टेप अलाइंस विद ग्लोबल 30 by 30 टारगेट। 30 by 30 टारगेट क्या है? प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ ओशियंस एंड लैंड बाय 2030। अब ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि भाई ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट है, तो इंडिया ने एक तो ये ज्वाइन किया, और साथ में ये काम क्या करेगा? इट अलाइंस विद ग्लोबल 30 by 30 टारगेट। 30 by 30 टारगेट क्या? 30% ओशियन और लैंड को कंजर्व करेंगे बाय 2030।
ठीक है। तो दूसरा, इंडियन कोस्ट गार्ड के बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम मैरीटाइम स्पीशीज के लिए करते हैं। अब यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड का वेसल है दैट इज समुद्र प्रहरी, ये याद रखना है आपको। ओके, आप डायरेक्टली जो है इन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स का इस्तेमाल करते हो ताकि मैरीटाइम पोल्यूशन को हम रोक सकें। तो ये पॉइंट याद रखना, समुद्र प्रहारी। क्लियर। अच्छा, अभी नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इन्होंने यहाँ पे चलाई थी और जिसके अंडर एंटी पोचिंग एक्टिविटीज के ऊपर भी इनका फोकस था, ताकि जो मरीन स्पीशीज हैं वो एंडेंजर्ड हैं उनको बचाया कैसे जाएगा उसकी जो है ये ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये पॉइंट आ गया समझ आपको। अब इसके अलावा एक ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन ओलिविया। देखिए, ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा में चलाया गया है, जिसके अंदर ओलिव रिडले जो सी टर्टल हैं उनकी नेस्टिंग साइट ओडिशा में आती है, वो यहाँ आके अंडे देते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया है। ठीक है, अब इसको याद रखना बहुत ही आसान है, ओ है हर जगह, तो एक तरीके से ओ से उड़ीसा याद आ जाएगा और ये ओलिव रिडले टर्टल के कंजर्व करने के लिए है। साथ में डुगोंग कंजर्वेशन, डुगोंग को क्या बोलते हैं, इसको सी काओ भी बोल देते हैं। ठीक है, एंड ये मैमल होता है बेसिकली। ओके, और इसको कंजर्व करने के लिए एफर्ट है यहाँ पे। और तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आया, पाक बे तमिलनाडु में बनाया गया है, ताकि आप जो है वहां पे सी ग्रास हैबिटेट को बढ़ा सके। बेसिकली ये मैमल है और ये सी ग्रास कंज्यूम करता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अच्छा, अब लैंड कंजर्वेशन पे, वो तो हमने देखा कि कैसे मैरीटाइम एरिया के अंदर कंजर्वेशन पे हमारा एफर्ट है। अब बात करते हैं कि लैंड कंजर्वेशन पे क्या किया गया है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजटरी सपोर्ट यहाँ पे डाली गई है किसके लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक, उसके लिए 450 करोड़ आए इस साल जो यूनियन बजट था। प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के लिए 290 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, मतलब ये नंबर पे इट इज अनलाइकली कि सवाल डायरेक्टली पूछेंगे, बट अगर पेपर बहुत टफ बनाना हुआ तो ये फैक्चुअल डाटा पूछा जा सकता है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ पे करके ही चलना है सब कुछ। ठीक है, हम इस भरोसे में नहीं बैठेंगे कि ऐसा पेपर होगा वैसा पेपर होगा। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्कीम देखो, वो है एक पेड़ माँ के नाम। सबसे नीचे देखो स्क्रीन पे, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च की गई है और ये कैंपेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, पिछले साल लॉन्च की गई थी ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, ये इस साल का नहीं है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की बात हो रही है और इसमें टारगेट ये था कि 1 बिलियन ट्रीज जो है वो लगाए जाएंगे। एंड आइडिया इज, गोल था कि 1.4 बिलियन ट्रीज लगेंगे बाय मार्च 2025। हमें सिर्फ ये नंबर याद रखने, पिछले साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले थे ये। ठीक, याद हो गया आपको ये। ओके, और अगर ये ऊपर देखिए आप, प्रोटेक्टेड एरियाज को एक्सपैंड करने पे फोकस है और उसके लिए क्या किया जा रहा है, तो इंडिया मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ 1014 प्रोटेक्टेड एरियाज, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है हमारे पास, कवरिंग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 5% से ज्यादा हमारा जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरियाज आता है, जिसके अंदर नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये डाटा याद रखना है आपको। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, तो हिस्टोरिक रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए एफर्ट है और गेंजिस रिवर डॉल्फिन जो है उसको बचाने के लिए यहाँ पे सैटेलाइट टैगिंग की जा रही है। क्लियर, सैटेलाइट टैगिंग की जा रही है और उस सैटेलाइट टैगिंग को किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ताकि आप जो डॉल्फिन्स हैं उनका मूवमेंट, वो किस तरीके से जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, वो आप ट्रैक कर सको और साथ में उनका जो हैबिटेट है उसको कंजर्व कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एनक्रोचमेंट हो जाए उनके एरिया के अंदर। क्लियर, तो अब ये सारी बात याद रखनी है आपको। चलिए, उसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, मतलब सैटेलाइट टैगिंग का पॉइंट इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, तो अगला सवाल देखिए, अगेन प्रीलिम्स 2020 का सवाल, तो आईसीएमआर ने पब्लिश किया था नेशनल गाइडलाइन फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, तो उसके लिए ये गाइडलाइंस आई थी, अब ये उस साल करंट अफेयर्स में थी, इस साल तो ये हमारे लिए उतनी काम की नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स बेसिकली करेक्ट है। क्लियर, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं एंड डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि आप जो है जेनेटिक इसका इस्तेमाल क्या करेंगे। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 4, थैलेसीमिया
गाउचर डिजीज, सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया, ये सारी की सारी ऐसी जेनेटिक इनहेरिटेड डिजीज हैं। क्लियर? एक तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें थैलेसीमिया भी काउंट हो रहा है, ठीक है, और गाउसर डिजीज, सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया ये इसके अंदर काउंट की जाती हैं। अब जो हमारे लिए इस साल हमें पढ़ना है, हम इन डिजीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? आपको पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या होता है। क्लियर? तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, हेमोफीलिया क्या होता है ना, वो सारी बात हमें याद रखनी है। तो थैलेसीमिया के अंदर देखो होता क्या है कि जो ये ब्लड डिसऑर्डर है, पहला पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, ओवर द टाइम सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। एक, एनीमिया होने लगता है आपको, आपकी बोन्स जो हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती हैं, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और आपके ऑर्गेन्स भी डैमेज होने लगते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, बेसिकली हमारा जो हीमोग्लोबिन बनाने का सिस्टम है बॉडी का, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से ये थैलेसीमिया होता है। ठीक है, कई केसेस के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसका इलाज होता है। ये याद रखना है कि इसका क्योर क्या है। तरीका ये, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून बदला जाएगा, फिर आयरन चेलेटिन थेरेपी, दैट इज द अदर यू कैन से वे, और साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये तीन तरीके से आप इसे डील कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये उतने बड़े लेवल पे मतलब क्योर नहीं होगा, बस थोड़ा कंटेन किया जा सकता है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट क्योर नहीं होगा, इसको कंटेन ही कर सकते हो कि अफेक्ट जो है मतलब कंट्रोल हो जाए और थोड़ी सी लाइफ उस पेशेंट की इंक्रीज हो जाए, वो चीज़ यहाँ से की जाती है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट याद रखने हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबको पता है, आयरन चैलेटिन थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसका थोड़ा सा कुछ असर हो सकता है। तो ये थैलेसीमिया था। फिर है गॉचर डिजीज। तो एक अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, और किस लिए होता है, हमारे यहाँ पे एक एंजाइम है दैट इज ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस। ओके, तो ग्लूकोसेरेब्रोडिस जो सिडेस है, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? और ओवर द टाइम फैटी जो सब्सटेंसेस हैं वो आपकी ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, इकट्ठे होने लग जाएंगे। एट द एंड आपके स्प्लीन, लिवर, लंग्स, बोन मैरो और ब्रेन को भी ये डैमेज कर सकता है। सिम्टम्स, एनीमिया, फटीग, बोन पेन, फ्रैक्चर्स, एनलार्ज्ड लिवर, स्प्लीन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो सभी इससे आ जाती हैं। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है इसके अंदर, और आइडिया ये है कि आप इन सिम्टम्स को मैनेज करते हो और थोड़ी सी अपनी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो। ये सिम्टम्स सिर्फ मैनेज होंगे, ठीक है, और मतलब क्योर नहीं किया जा सकता ये। तो ये डिजीज याद रखनी है आपको। देन सिकल सेल इनीमिया की बात करते हैं। तो अगेन मैंने पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया यहाँ पे। तो इस म्यूटेशन से आपके हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, और होता क्या है, जो हमारी बॉडी में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो बेसिकली एबनॉर्मली सिकल शेप के हो जाते हैं। जब वो एबनॉर्मली सिकल शेप के होंगे तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं, जिससे बहुत पेन होता है, आपकी ऑर्गन्स डैमेज होती हैं, और एनीमिया भी होता है। तो ये सभी सिम्टम्स आपको दिखते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि ये इंडिया के अंदर काफी प्रिवलेंट है, खासकर हमारे ट्राइबल बेल्ट के अंदर। ठीक है, ट्राइबल एरियाज के अंदर काफी प्रिवलेंट है, मिडल ईस्ट में काफी होता है, अफ्रीका में काफी होता है ना। और आप इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। एक मेडिकेशन का तरीका है दैट इज हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिकेशन। क्लियर? दैट इज अगेन कैन बी डन, बट अगेन चीजें कंटेन होती हैं, इलाज नहीं है। तो हेमोफीलिया की बात करें, हेमोफीलिया एक खास तौर पे डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि खून रुकता ही नहीं है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे क्लोटिंग होती है ना ब्लड की, कि आपके यहाँ पे कट लगा, ओवर द टाइम जो है खून रुक गया, क्लोटिंग हो गई हो। जिसको ये हेमोफीलिया वाला डिसऑर्डर है उसका खून रुकेगा ही नहीं, ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होगी।
और उस वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, आपके जॉइंट्स में एकदम से ब्लीडिंग, खून आने लग जाएगा। और मतलब बहुत ही मतलब खतरनाक चीज होती है ये। ओके। एंड अगेन रिप्लेसमेंट इसके अंदर किया जाता है, बट इसका कोई और एज सच एब्सोल्यूट क्योर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हेमोफीलिया। अब इसी को ठीक करने के लिए हम जीन एडिटिंग या बाकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि कभी ना कभी जो है ये डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी अफोर्डेबल हो जाएगी और बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल करके हम अपने लोगों को ठीक कर पाएंगे। तो ये 4 जो डिजीज थी उसके बारे में हमें जानना था। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री मेंशन्ड मेगा प्लान ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ओके, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर इन्होंने जो है ये बात की थी कि हम लोग पूरी दुनिया को लेके आना चाहते हैं एक साथ, खासकर जो ट्रॉपिक्स के बीच के कंट्रीज हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जो कंट्रीज आते हैं वहां पे सनलाइट अच्छी आती है ना, तो इसीलिए हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दैट वाज एन आइडिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये पे सवाल है कि चाइना वाज द ओनली मेंबर कंट्री टू रेजिस्ट प्रपोजल ड्यूरिंग आईएसए मीट। अब देखो चाइना तभी बात करेगा ना जब चाइना इसका मेंबर होगा, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, ये याद रखना, चाइना पाकिस्तान दे आर नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो इसका पार्ट नहीं है। तो बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है बिल्कुल। ओके। एंड अब इसके अंदर जो कैच है, जो हमें करंट अफेयर्स यहाँ पे करने हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिए हैं। तो पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में ही जान लेते हैं कि कभी कभी जो है अब मेंबर रिलेटेड सवाल भी किए जाते हैं। भी देखो, लेड बाय इंडिया नंबर वन हैज मोर देन 120 मेंबर्स। अब देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछ लिया था। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो ये पूछा ही है, मतलब हम पीपीएससी के लिए इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 120 से ज्यादा जो है वो मेंबर्स हैं, और $1 ट्रिलियन वो मोबिलाइज करना चाहते हैं बाय 2030। ये टारगेट है कि इतना पैसा ये लोग अरेंज कर लेंगे ताकि हम अच्छे से जो है सोलर पावर को प्रमोट कर सकें। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है $1 ट्रिलियन, इतना आसान नहीं है, बट ठीक है, एफर्ट करने में क्या जाता है। क्लियर। तो साथ में दूसरी चीज, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हमारी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो हमारी डिस्कशन चल रही है, ओके, उसकी बात हो रही है। तो COP29 की मीटिंग हुई थी, वो हम आगे देखेंगे कहाँ हुई थी मीटिंग, कैसे हुई थी, है ना, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो वो जानकारी होनी चाहिए। प्लस आप देखिए इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं। तो पहली चीज, इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 24.5 गीगावाट ऑफ सोलर एंड 3.4 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी। ठीक है, 2024 का ये डाटा है ये। और हम चाहते हैं कि भाई 500 गीगावाट तक हमारी रिन्यूएबल कैपेसिटी पहुंचे बाय 2030। तो बहुत डिफिकल्ट है ये, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब इस बीच एक और मिशन आया, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो टारगेट है वो है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन आप हर साल निकालोगे बाय 2030। 2030 तक हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन, इतना हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं। एंड दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। क्लियर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये बनाया गया था। अब देखो एक पॉइंट समझनी है कि वेलफेयर ओरिएंटेड जो स्कीम्स है या सोशल सेक्टर की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उसके करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जबरदस्त है, मतलब पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पीपीएससी भी होगा, तो पीपीएससी उन क्वेश्चंस को ज्यादा डालेगा जो बेसिकली हमारे लिए समाज की, हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उनके सॉल्यूशंस बेसिकली हम चाहते हैं हमारे अफसर जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए खास तौर पर इनके ऊपर खास एम्फेसिस डाला जाता है। तो अब ये सवाल ये है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो बनाया गया, और इसके अंदर काम की बात क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल फॉर ईच स्टेट विल बी सेट अप अंडर दिस एक्ट टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ ट्रांसजेंडर एट ग्रास रूट लेवल। ओके, तो आपको क्या सही में लगता है कि ऐसा किया गया है? तो देखो एक तो इसके अंदर बात जो स्पेसिफिक है वो नेशनल लेवल फॉर काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट और
यहाँ पे स्टेट लेवल की कोई बात मेंशन नहीं है, ठीक है, ये याद रखना आप कि ये ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट की बात है, तो देर इज नो मेंशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसलिए थर्ड पॉइंट जो है ये गलत हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। अब ये तो हमने सोशल सेक्टर्स को देख लिया, अब इससे जुड़ी हुई जो कंटेम्प्रेरी स्कीम्स हैं वो हमें पढ़नी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ये दो अनाउंस की गई हैं। तो अब कर क्या रहे हैं हम, ये एक तरीके से अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह काम करेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो ICDS चलता था, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर आंगनवाड़ी वाला सिस्टम था, उसको क्लब कर रहे हैं हम लोग, पोषण अभियान को क्लब कर रहे हैं, और बाकी जो स्कीम्स चल रही थी उनको एक साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। और क्या है इसका एम, एम है कि अराउंड 8 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन एंड 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स नॉर्थ ईस्ट, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमने अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको पहले हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोला करते थे। ओके, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड बोलना वो ठीक नहीं है, तो इसीलिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर और डेवलपमेंट क्या है, तो यहाँ पे रैंकिंग करवाई जाती है इन डिस्ट्रिक्ट्स की, क्लियर। तो रैंकिंग कराते हैं, थोड़ा कंपटीशन होता है, जौन से डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम करते हैं उनको थोड़ा और एडिशनल पैसा दे दिया जाता है। तो ये आइडिया चल रहा था, तो ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण जो 2.0 है उसके अंडर खास फोकस इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर है हमारा, मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो है उन शहरों पे है, ताकि हम वहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ओके, या आप बोलेंगे कि चिल्ड्रन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी मदद यहाँ पे करेंगे। फिर आप देखेंगे कि मिशन शक्ति अनाउंस किया गया, a mission for protection and empowerment of women receiving increased budget allocation to enhance scheme related to women welfare and safety। तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी जो है ये डेवलपमेंट्स है उसके अंदर ये मिशन शक्ति आ रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट इसका प्राइम फोकस है। देन मिशन वात्सल्य, तो मिशन वात्सल्य है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के लिए, क्लियर, जो बच्चे वल्नरेबल होते हैं उनके सेफगार्ड के लिए मिशन वात्सल्य। तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप भी सवाल किया जा सकता है। फिर आप आगे देखिए, देर इज दिस स्कीम कॉल्ड नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बनाई हुई है हमने, और प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ठीक, जिसको PM दक्ष बोल रहे हैं। तो ये PM दक्ष है स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्लियर, खास तौर पर उन लोगों को असिस्टेंस दी जाएगी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं, SC ST OBC, है ना, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, क्लियर, ये भी इसमें ऐड किए गए हैं, ये याद रख लेना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है अभी बेनिफिशियरी कौन होंगे, तो ये SC ST OBC पॉपुलेशन प्लस डी नोटिफाइड ट्राइब जो है उनको भी ये मदद दी जाएगी PM दक्ष स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। अच्छा, अब ये सारी चीजें समझ गए हम, और रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम ये आया है यहाँ पे, ताकि आप रूरल एरियाज के अंदर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस कर सकें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट के अंदर फोकस कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब साथ में एक क्रेडिट एंड एंटरप्राइज सपोर्ट आइडिया आया है, तो नया एक लोन सिस्टम बनाया गया कि 2 करोड़ लोन जो है, 2 करोड़ तक का, अप टू 2 करोड़ तक का लोन फॉर 5 लाख वुमेन, SC ST या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है उनको जो है यहाँ पे दिया जा सकेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग का पॉइंट है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अ सेकंड विंडो ऑफ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग, तो जिसको स्वामीय फंड बताया गया है, 15,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किए गए हैं, क्लियर। तो ये याद रखना है, स्वामीय फंड एक तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड, और 15,000 करोड़ ये एलोकेट हुए हैं जो हाउस बन रहे थे उनको कंप्लीट करने के लिए, तो याद रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे है किसान क्रेडिट कार्ड का पॉइंट, मैंने बता दिया, अभी 5 लाख तक बढ़ा दिया गया था, ओके, वो आइडिया हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं। अब देखो सपोर्ट फॉर गिग वर्कर्स के लिए, तो ई श्रम पोर्टल का अब जो बेनिफिट है वो गिग वर्कर्स को भी मिलेगा, ओके। और गिग वर्कर्स कौन होते हैं, मान लो ये जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके हो गए कि
ये जोमेटो हो गया, है ना, जोमेटो में काम करने वाले, ओला उबर में काम करने वाले, ओके, तो वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और उनको सोशल जो सिक्योरिटी है उसका बेनिफिट मिले, उसके लिए है ये पूरा का पूरा आइडिया। और पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर उनको भी बेनिफिट मिलेगा और वो भी जो है अपना इलाज करा सकते हैं। वो जो श्रम पोर्टल है उस पर जाके रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तो वही है, पीएम आरोग्य योजना का अगर बेनिफिट लेना है, पहले तो आपको श्रम पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, तभी आप जो है इस पूरे स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर? तो अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उस टाइम पे कुछ अनाउंस किया था, दैट वाज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन लाया गया था। और सवाल यही है कि बताइए कौन सी चीज़ जो है ये करेक्ट है इनमें से। तो ये बस एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पूछ किस डायरेक्शन में सकते हैं। तो अब यहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ये जो सवाल आप देख रहे हैं डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा दोबारा, ठीक है। तो अब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि कैसे जो है आप प्लांट्स को बचाने, या आप बोल सकते हो कि फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, वो सारे काम आप कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे क्या स्टेप लिए हैं वो आइडिया हमें पता लगेगा यहाँ पे। तो देखो बहुत से काम ऐसे किए हैं, तो उसके अंदर मैसिव एफोरेस्टेशन का एक हमारा आइडिया था, जिसमें मैंने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, ओके। और आइडिया यही था कि 140 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे बाय 2025, जो 1.4 बिलियन पढ़ा था ना हमने पहले, वही आइडिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और हम रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की बात करेंगे तो 29.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमने ऐड की है, और मेजरली सोलर और विंड पे हमारा फोकस है। अब और इसको आगे लेके जाया जाएगा। मैंने बताया था आपको कि 2030 तक हमारा टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। और साथ में जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, इसमें से एक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट जो है, सोलर पावर यूनिट वो लगाया जाएगा कि छतों के ऊपर आपके जो है सोलर पैनल लगेंगे, ओके। और साथ में इसके अंदर ऐड किया जा रहा है मॉडल सोलर विलेज स्कीम फॉर डिसेंट्रलाइज्ड रूरल सोलर एंड कंटिन्यूइंग स्केलिंग ऑफ विंड एंड न्यूक्लियर पावर। तो मॉडल सोलर विलेज स्कीम भी आ रही है इसके अंदर, और ये एफर्ट कर रहे हैं। और साथ में मैंने ये भी बताया था ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आ रहा है, ठीक है। अब ये भी हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंग्रोव्स रिस्टोरेशन के लिए, मैंग्रोव्स रिस्टोरेशन के लिए आ रहा है मिष्टी। मिष्टी क्या है? मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो ये जून 2024 में लॉन्च की गई है। क्लियर? तो मैंग्रोव्स का एरिया जो है उसको बढ़ाया जाएगा, और इसके लिए 100 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं मिष्टी स्कीम के अंडर। तो ये याद रखना आपको सारा, क्योंकि पूछेंगे भी वैसे भी, बताओ कि मिष्टी स्कीम किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो यू शुड बी नोइंग दिस, ओके, कि ये मैंग्रोव्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए, देन देर इज एन एफर्ट कि भाई देखो, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम फेज आउट कर रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, जो बेसिकली ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूजेज को डिस्करेज करने के लिए लाई गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके अंदर जो टारगेट थे, हम उससे बहुत आगे अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके कंजम्पशन को हमने 50% से भी ज्यादा जो है वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ये काम है। मतलब हम लोग इन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, हमने इनको बाहर ही कर रहे हैं, फेज आउट ही कर रहे हैं। तो ये बढ़िया चीज है। और ये भी पॉइंट याद रखना है कि ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, अब इसके साथ और क्या है, तो इको मार्क स्कीम आई है, और साथ में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये मिशन लाइफ करके मोदी जी ने लॉन्च किया था, है ना, कि हम हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल का रोल होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए। और इको मार्क रूल्स हमने जो है यहाँ पे इम्प्रूव कर लिए हैं। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी ला रहे हैं, एक सर्कुलर इकोनॉमी हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। देन क्लाइमेट फाइनेंस एंड कार्बन मार्केट, जिस पे हमारा खास फोकस है। तो आइडिया यही है कि आप जो है इसको एनकरेज करेंगे। तो बेसिकली कार्बन मार्केट कैसे काम करेगी, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे किन लोगों को? जिन्होंने कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया है, ठीक है।
कोई मान लो ग्रीन टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, तो उसने कार्बन प्रोडक्शन एमिशन को रिड्यूस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अब ये जो सर्टिफिकेट्स होंगे ये ट्रेड कर सकते हो, आप बेच सकते हो, ठीक है। बिके खरीदेगा कौन? मान लीजिए ये गवर्नमेंट ने रूल बना लिया कि जो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है उनको मिनिमम इतने क्रेडिट्स मेंटेन करके रखने हैं सरवाइव करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। तो अब पेट्रोलियम तो भाई पोल्यूशन निकलता ही है उसमें, तो वो क्या करेंगे, पेट्रोलियम वाली कंपनी जो है वो बाय आउट करेंगी, किसी और ने पोल्यूशन कम किया है उसको ये खरीद लेंगे उससे। तो ये आइडिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए फेम स्कीम है, ठीक। तो बेसिकली फेम के अंडर जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई जाती है। कैसे जो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को प्रमोट कर रहे हो, ओके, जो 2 and 3 व्हीलर कंप्राइजिंग 80% ऑफ न्यू ईवी सेल्स। अच्छा, अब देखो इसके अंदर और भी ऐड कर दिया, फेम के अंदर पहले हैवी व्हीकल पे था, अब आप इसको इसमें ले आए हो, ठीक है, बाकी यूनिट्स में इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी हैवी व्हीकल वाला की पॉइंट नहीं है, बेसिकली 2 और 3 व्हीलर्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये आइडिया आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए फेम स्कीम। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर डन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके साथ हम क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हम एनडीसी टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। जो हमारी पेरिस डील हुई थी 2015 के अंदर, उसके अंदर ये एनडीसी टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए थे कि सभी कंट्रीज अपने अपने डोमेस्टिक लेवल पे खुद डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम 2005 के लेवल को कंसीडर कर रहे हैं, हम 45% तक अपनी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, जो हमारी 2005 में हुआ करती थी उसके 45% पे जाएंगे। 50% पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, ओके, और क्रिएशन ऑफ कार्बन सिंक बनाया जाएगा, है ना, जिसके अंदर 2.5 to 3 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है वो आप लाएंगे यहाँ पे, चाहे उसके लिए एफोरेस्टेशन कीजिए, दूसरे मेथड्स आप लेके आइए। तो ये सारे टारगेट्स हैं जो हम एनडीसी के अंडर कर रहे हैं, क्लियर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो ये नीति आयोग ने उस टाइम पे लॉन्च किया था, और इसके पीछे जो आंसर जो हमें समझना था कि क्या इसका आंसर है, दैट इज योर बेसिकली सी इसका आंसर है कि इंडिया, अजरबैजान, नाइजीरिया, मोरक्को वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये ठीक है, ये समझ गए हम, ये हमने याद रख लिया है। अब इसमें जो और काम की चीज, ठीक, ये आपने इसको रिमेम्बर ही कर लो भी, क्या किस लिए है, कौन पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर। ओके, बेसिकली ये है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इन्होंने, तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। तो आइडिया यही है कि आप लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में लगाना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट विल डिजाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके अंदर ये जो इंडिया, अजरबैजान, नाइजीरिया, मोरक्को वाला पॉइंट है वो पॉइंट एब्सोल्युटली गलत है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, देखो आपको ध्यान भी देना है कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, इसलिए जो है ये वाला जो पॉइंट है सी पॉइंट, दैट इज रॉन्ग। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ पे है, ओके। तो अभी क्या है यहाँ पे, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोग्राम, नॉट नाइजीरिया। तो वहां पे स्टेटमेंट में नाइजीरिया मेंशन था, नाइजीरिया इसमें पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन उसके अलावा इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को वो इस डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो इनिशिएटिव है इसका पार्ट है, ठीक, ये याद रखेंगे हम, ओके। तो दिस वाज द पॉइंट। अब यहाँ पे आप एक सवाल को देखिए, तो यहाँ पे है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने ज्वाइंटली रिलीज की थी कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी एमिशन रिपोर्ट, ठीक। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है, ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को दे के आ रहे हैं यहाँ पे। और ये रिपोर्ट हमारे भला किस काम की थी, तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया करेक्ट वाला, तो बेसिकली कैसे जो है क्लाइमेट बेनिफिट करने के लिए हमारा एफर्ट चल रहा है उसका असेसमेंट था, दैट इज राइट। प्लस इट लेज आउट एक्शन दैट कैन बी टेकन टू डिलीवर
efficient and climate friendly cooling for all, तो this is also right। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम की चीज समझनी है हमारे को, ये सारी रिपोर्ट्स याद रखनी है कि कौन सी एजेंसी किस रिपोर्ट को रिलीज करता है। सो दिस इज द की पॉइंट जो हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो मेजर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, यूएनडीपी रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ रिलीज करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपीट जो है वो रिलीज करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ट्रेड डेवलपमेंट दैट इज यूएनसी टैड वो इसको देता है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आईक्यू एयर, ओके, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स दैट इज इनसीड इसको रिलीज करता है, ग्लोबल एयर रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, ये हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है वो इसको रिलीज करता है। अब ये याद रखनी है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देखो इंडिया के भी हैं कुछ एक, तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया, डिस्ट्रिक्ट फूड सेवेरिटी इंडेक्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर दोनों साथ में मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट फूड सेवेरिटी इंडेक्स को रिलीज कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट यूएनसी टैड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी याद रखनी है हमें, और आप जो है हमारे डॉक्यूमेंट में से सारी चीजें ले सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, यू कैन गेट दिस डॉक्यूमेंट, ओके, वहां पे ये अवेलेबल होगा। सो मेजरली दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस सेशन। कल भी हम जो है 10 और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आएंगे जो न्यूज में बने हुए हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ डेली एक्सरसाइज, हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया पढ़ना है और आगे बढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। सो यू कैन स्प्रेड द नेम, आप स्टडी पाठशाला के इस इनिशिएटिव को जो है स्प्रेड कीजिए। आप जो है ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, वो हम यहाँ पे दे देंगे। यू कैन लुक इनटू आवर अदर कोर्सेज, ओके। सो विजिट स्टडी पाठशाला, website has studypathshala.org, and this is something that we have for today's class. Then stay tuned, stay connected. Thank you very much. Have a great day.